Hello, a very lovely good afternoon, a very vibrant one, a very chilly one too from here in Delhi. Hope each one of you, as always, are absolutely fine and in hale and hearty and absolutely cheerful. That's what we always, you believers, pray for. I'm feeling absolutely ecstatic in interacting with you, sitting down from here in Delhi with the help of this wonderful word, what is known as technology. It has made it possible to interact with you from even such a far off place. तो बेटे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है और मैं तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब हम आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। आप मेरा यकीन करें कि जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, इट्स अ प्रिविलेज, द फीलिंग इज़ वंडरफुल, इट्स सूदिंग वन, it's sensational feeling, to be very honest with you, when we keep ourselves in touch and associated with what we call student fraternity, and especially if they happen to be residing even in the remotest corner of the country. तो बहुत अच्छा लगता है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप और हम आज मिल रहे हैं किस लिए? इसके लिए CMA इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2016 कोर्स। पहले तो 2016 का नाम सुनकर के कई बारी बच्चे कुछ कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। बड़े जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं हर 4 साल में, कुछ 5 साल में अपने कोर्सेज़ को रिवाइज़ करती हैं। इसी तरह CMA ने अपने कोर्स को रिवाइज़ करा 2016 में और 2020 तक अब आपका यही कोर्स चलेगा, करेक्ट। उसके बाद फिर नया कोर्स आएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इस कोर्स के लिए आज आपका और हमारा एसोसिएशन स्टार्ट हो रहा है और आपका और हमारा साथ हम उम्मीद करते हैं कि आगे के कम से कम 2-3 महीने तक बरकरार और बदस्तूर जारी रहेगा। मैं ये तहे दिल से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपका और हमारा जो ये साथ, ये सफ़र आज जिसका कि हम आगाज़ करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँचे तो आपको और हमको दोनों को एक सुखद अनुभूति का एहसास होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आपने जो ये निर्णय लिया इस कोर्स को ज्वाइन करने का, वो आपकी आकांक्षाओं पर बिल्कुल खरा उतरा और हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास रखेंगे कि आपकी आकांक्षाओं पर ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरा का पूरा खरा उतरे। ये हम यकीनी तौर पर अपनी तरफ से कह सकते हैं, करेक्ट। तो अब ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन की बातचीत करें। तो बेटा आपको मालूम है कि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है और इंट्रोडक्टरी सेशन में जनरली हम कुछ नॉर्मल बातचीत करते हैं। आपके कोर्स के कंटेंट क्या हैं जो हमें पूरे करने हैं, ऑफ कोर्स आपका सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, क्या मटेरियल पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हमारी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। और कई बार आपके जहन में कुछ सवाल होते हैं जब आप ख़ास तौर से ऑनलाइन कोर्सेज़ की तरफ मुखातिब होते हैं, तो आपके अंदर मैंने कहा कुछ सवाल होते हैं जिनके जवाब आप ढूंढना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों का, उन तमाम मैंने कहा प्रश्नों का उत्तर आपको हासिल हो, जो कि आप बेसिकली ख्वाहिश करते हैं कि आपको उनके उत्तर मिले। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इस कोर्स की हम शुरुआत करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2016 का जो कोर्स है, मैंने कहा पहले तो ये इंटरेस्टिंग कोर्स है, लेकिन एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेटली अब 20-22 साल मुझे भी इंडस्ट्री में हो गए हैं, लेकिन मैंने नोट करा है कि कई बच्चे CMA के इस पर्टिकुलर कोर्स को कुछ लाइटली लेते हैं। बेटे पहले तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, हर कोर्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर मैं माउंटेन एवरेस्ट को चढ़ने की कोशिश करूंगा तो एक पैरामीटर ये है कि मेरे पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। मैंने कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट को अगर फतेह करना चाहता हूँ, उसको जीतना चाहता हूँ, उसकी ऊंचाई को छूना चाहता हूँ और वहाँ तक जाना चाहता हूँ, तो उसका एक क्राइटेरिया है, उसका एक पैरामीटर है कि मेरे पास कम से कम एक ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। अब बिना ऑक्सीजन के मैं कहीं ऊपर चढ़ सकता हूँ? नहीं चढ़ सकता ना। तो इसी तरह से हर चीज़ की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफेशनल बॉडी में जब आप आ गए हैं तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस कोर्स की भी कुछ मैंने कहा पैरामीटर्स हैं, क्राइटेरियाज हैं।
और आपने उन पैरामीटर्स को पूरा करना है। उन अहम पैरामीटर्स में एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि बहुत ईमानदारी से आपने इस कोर्स को करना है। ये बड़ा सिंपल सा अल्फाज लगता है ईमानदारी, लेकिन आप यकीन करें कि अपने आप से ईमानदार रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप इस प्रोफेशनल कोर्स को सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों की अपेक्षाएं आप पर हैं, आपके मम्मी की, आपके डैडी की, आपके क्लोज सर्कल्स की, आपके फ्रेंड्स की। बहुत लोगों की अपेक्षाएं आप पर टिकी हैं और वो चाहते हैं कि आप इस कोर्स को पूरा करें, अच्छे तरीके से करें, आपका भविष्य उज्जवल हो। तो आपने इस बात का एहसास अपने दिमाग से, दिल से कभी भी जुदा नहीं होने देना है कि बहुत लोगों की अपेक्षाएं आप लोगों से हैं। बस मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आप इस बात का ख्याल रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रोफेशनल कोर्स की अंतिम सीमा तक पहुंचेंगे और उसके साथ साथ आप एक प्रोफेशनल डिग्री के होल्डर भी होंगे। और मुझे उसके बाद कहने की ज़रूरत नहीं है कि चाहे आप CMA हो या आप CA हो या CS हो, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स की बहुत ज़रूरत है मार्केट में। बहुत से लोग बेवजह की अफवाहें फैलाते हैं, डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, पर हकीकत ये है कि मार्केट में कम से कम 10 लाख प्रोफेशनल्स की कमी है। बस ये है कि आपको तरीके से, सलीके से, मैंने कहा, उस कोर्स को कंप्लीट करना है। तो आइए अब आप और हम इस कोर्स का आगाज करते हैं। शुरू में मैंने एक लाइन कही थी, उसको मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हम इस उम्मीद के साथ इस कोर्स का आगाज और आगाज़ कर रहे हैं कि जब ये अंतिम पड़ाव पर पहुँचे तो आपको लगना चाहिए कि आपने 3-4 महीनों का जो सफ़र हमारे साथ तय करा, ये एक सुखद भरा रहा और आपकी अपेक्षाओं पर पूरी तरीके से खरा उतरा। मैंने कहा, हम अपने प्रयास में कोई भी कसर ढीली नहीं रखेंगे। अंग्रेजी में कहावत है कि वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। तो इस उम्मीद के साथ हम इस कोर्स का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए जहाँ से शुरुआत होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके कोर्स के कंटेंट क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके कोर्स के जो कंटेंट हैं, और बेटे जो मैं कंटेंट्स लिख रहा हूँ, हम कोशिश करेंगे कि इसी ऑर्डर में इसको पूरा भी करेंगे। यानी कि जिस ऑर्डर में हम चैप्टर्स कराएंगे, मैं उसी ऑर्डर में कोर्स के कंटेंट्स आपके लिख रहा हूँ, जिसको आप सिलेबस भी कह सकते हैं। तो बेटे एक तो आपका चैप्टर है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट ये हैवी चैप्टर है और सिग्निफिकेंट चैप्टर है, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट्स में तकरीबन हमारे स्टडी मटेरियल में जो हम आपको सप्लाई करेंगे 150 क्वेश्चंस हैं। 150 क्वेश्चंस। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोर्स को बहुत ही इन डेप्थ, इंसाइटफुल तरीके से करें। आखिरी सीमा तक, हर चैप्टर की आखिरी सीमा तक हम उस चैप्टर को पूरा करें। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ इन लेक्चर्स को करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि फेल्योर का कोई चांस नहीं है। करेक्ट? ब्रांच अकाउंट्स, और ब्रांच अकाउंट्स के बाद, इनफैक्ट जब मैं ब्रांच अकाउंट्स कराऊंगा तो ब्रांच अकाउंट्स के साथ साथ बेटे हम फॉरेन ब्रांचेस भी करेंगे। फॉरेन ब्रांचेस ये हम ब्रांच अकाउंट के साथ ही करेंगे, हालांकि हमने इसको एक अलग चैप्टर के रूप में रखा हुआ है। आप साथ साथ लिख लें। फॉरेन ब्रांचेस के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS11, क्योंकि इसका कुछ ताल्लुक जो है फॉरेन ब्रांचेस से भी है, तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS11 को ब्रांच फॉरेन ब्रांचेस के साथ हम करेंगे। उसके बाद फिर हम लेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि ये छोटा चैप्टर है और उसको लाइटली लेने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने एक लम्हा पहले आपसे कहा, पहले मैं लिख लूं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। हालांकि चैप्टर निश्चित रूप से छोटा है, लेकिन इसके अंदर बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं। और एक बात को हमेशा याद रखें, खास तौर से जब आप इस लेवल पर आकर के स्टडी करते हैं, आपके फोकस का दायरा, आपके अटेंशन का दायरा और आपके स्टडी का दायरा जो है वो प्रत्येक चैप्टर के लिए बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये सिग्निफिकेंट चैप्टर है, ये फॉर्मिडेबल चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है और ये अनइम्पॉर्टेंट है। नो, नथिंग लाइक दैट।
Every chapter needs equal amount of focus, attention and equal amount of, as I said, efforts. Correct? तो सब चैप्टर को समानांतर तरीके से आपने पढ़ना है. डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बाद फिर हम करेंगे हायर परचेज. हम इसी ऑर्डर में अपनी स्टडी का पैटर्न रखेंगे. हायर परचेज ट्रांजैक्शन. तो हायर परचेज ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या अकाउंटिंग पैटर्न्स होते हैं, हायर परचेज ट्रांजैक्शंस क्या हैं, कौन सा एक्ट है जो हायर परचेज ट्रांजैक्शंस को गवर्न करता है, इन सवालों का जवाब ऑफ कोर्स हायर परचेज ट्रांजैक्शन के तहत हम देखने की कोशिश करेंगे. हायर परचेज ट्रांजैक्शन के बाद जो अगला चैप्टर हम लेंगे हायर परचेज के बाद, वो आपका होगा रॉयल्टी अकाउंट्स. रॉयल्टी. इनफैक्ट हायर परचेज ट्रांजैक्शन एंड रॉयल्टी ये टेक्निकली एक ही चैप्टर है, लेकिन हमने रॉयल्टी अकाउंट्स को एक अलग चैप्टर के रूप में रखा हुआ है. इसका संबंध ऑलमोस्ट हायर परचेज ट्रांजैक्शन से ही है. करेक्ट? रॉयल्टी अकाउंट्स के बाद फिर हम एक चैप्टर लेंगे इंश्योरेंस क्लेम. इंटरेस्टिंग चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम. इंश्योरेंस क्लेम में आप क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या अकाउंटिंग पैटर्न्स होंगे. हम देखेंगे कि बिजनेस जब आप और हम करते हैं या कोई एंटरप्राइज करती है तो बिजनेस में हज़ारों तरीके के खतरे होते हैं, हज़ारों तरीके की अनसर्टेनिटीज़ होती हैं. तो एंटरप्राइजेस इन खतरों से, इन अनसर्टेनिटीज से निपटने के लिए एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस पॉलिसी लेती हैं, ताकि अगर ये रिस्क या ये अनसर्टेनिटी मटीरियलाइज हो और उससे हमें कोई नुकसान हो तो उस नुकसान की भरपाई करवाई जा सके. इसलिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं. इस चैप्टर का थीम क्या है कि कोई एंटरप्राइज है, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है लेकिन उसको नुकसान हो गया. अब वो एंटरप्राइज इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेगी, कंपनसेशन मांगेगी. उस कंपनसेशन की कंप्यूटेशन कैसे करते हैं ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम सीखेंगे. करेक्ट? इंश्योरेंस क्लेम्स के बाद फिर हम करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको तुम लोग एनपीओ बोलते हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ये चैप्टर आपने काफ़ी बार इससे पहले के लेवल पे पढ़ाई है. करेक्ट? इसमें हम देखेंगे कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनल अकाउंट्स, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएगा. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बाद फिर हम जो चैप्टर लेंगे वो होगा अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब जिसको कि आप लोग सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं. करेक्ट? सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा है ना आपने इससे पहले के लेवल पे. यस सर. तो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हम ये देखेंगे कि जो ट्रेडर है जिसने कि अपनी अकाउंटिंग को सिंगल एंट्री सिस्टम पर मेंटेन करा हुआ है, जब वो सिंगल ट्रेडर अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएगा तो हम कैसे बनाएंगे. इनफैक्ट हम देखेंगे कि उसने जो अकाउंटिंग सिंगल एंट्री सिस्टम पे करी है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले तो डबल एंट्री सिस्टम में, और उसके बाद फिर हम उसके फाइनल अकाउंट्स की रचना या संरचना करेंगे. तो सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का थीम रहेगा कहीं ना कहीं. तो इसकी चर्चा ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में करी जाएगी. उसके बाद फिर आपका जो चैप्टर है बेटे वो है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर. सेल्फ बैलेंसिंग लेजर. अब सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में हमने क्या पढ़ना है और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम है क्या. सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम. सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम ये एक नई टाइप की अकाउंटिंग है. अभी तक आपने और हमने जो अकाउंटिंग करी है इसको हम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल अकाउंटिंग भी कहते हैं. बट कन्वेंशनल का मतलब है कोई चीज़ जो पुरानी हो लेकिन अभी भी प्रचलित हो. यानी कि जिस तरीके से हम अकाउंटिंग करते चले आए थे
और जिस तरीके से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसको हम कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। लेकिन अब समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं और उन नई चीज़ों में एक नया सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसको हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम के नाम से जानते हैं। जब हम इस चैप्टर में आएंगे तो हम देखेंगे कि ये सिस्टम बेसिकली उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अडॉप्ट करा जाता है जिनकी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है। हम देखेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर की जो एंटरप्राइजेज होती हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, इनकी एक ही दिन में वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इतना लार्ज होता है जो कि कन्वेंशनल सिस्टम के थ्रू इनकॉर्पोरेट करने में बड़ा मुश्किल पैदा करता है। तो इसीलिए एक नए सिस्टम की मैंने कहा कमी हमें लगी, तो एक नया सिस्टम डेवलप हुआ जिसको सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम कहते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एंटरप्राइजेस के लिए ज़्यादा उपयुक्त सिस्टम है जहाँ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है बहुत ज़्यादा है। जाहिर है इस चैप्टर का थीम यही होगा कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम क्या है, इसके तहत अकाउंटिंग कैसे होगी, और अगर ये कन्वेंशनल सिस्टम से बेहतर सिस्टम है तो कैसे है। तो इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम में। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको देख के, नाम सुन के आपको खुशी होती है, क्योंकि ये चैप्टर दरअसल आपने करे होते हैं। इससे पहले आपने कंसाइनमेंट अकाउंट करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है? बिल्कुल करा हुआ है। तो कंसाइनमेंट, अब इसमें क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम आपको कंसाइनमेंट कराएंगे तो हम मन के अंदर यही मान के चलेंगे कि आपने इससे पहले ये चैप्टर नहीं करा है। हालांकि हम इस बात से वाकिफ़ है कि आपको इस सिस्टम की बारीकियाँ या कंसाइनमेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है ये आपको मालूम तो है, लेकिन मैंने कहा फिर भी हम यही सोच के चैप्टर करेंगे बिल्कुल ज़मीन से, यानी कि इसको हम कहते हैं स्क्रैचेस से हम स्टार्ट करेंगे। करेक्ट? कंसाइनमेंट, और उसके बाद जो इसका मिलता जुलता चैप्टर है जॉइंट वेंचर, ये भी आपने बहुत बारी करा हुआ है इससे पहले के लेवल पे। जॉइंट वेंचर, ये दो कहने के लिए तुम कह सकते हो कि आसान चैप्टर है। उसके बाद एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब जैसे ही हम बिल्स लिखते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर तो हमने करा तो है, बच्चों को ये लगता है कि ये चैप्टर हमने इससे पहले के लेवल पे करा है, लेकिन साथ ही साथ एक फीलिंग और आती है, ओ माय गॉड फिर से बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। इसका मतलब ये है कि बावजूद इसके कि आपने इस चैप्टर को पहले करा हुआ है, उतनी प्रोफिशिएंसी और उतना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बच्चा लैक करता है इस चैप्टर में। मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बता चुका हूँ, कम से कम 20-22 साल का एक्सपीरियंस अब इस इंडस्ट्री में मुझे हो चुका है, और इस ट्रेड के हर उतार और चढ़ाव का मैं एक हिस्सा रहा हूँ, और कभी कभी मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, और इस बात को मैं कहने से बिल्कुल नहीं हिचकूंगा कि आज जो भी हमने मुकाम स्थापित करा है, जो भी हमारा एग्जिस्टेंस है, आप यकीन करें कि उसके लिए मैं यही बात मानता हूँ कि स्टूडेंट फ्रेटर्निटी का जो स्नेह और लॉयल्टी और पेट्रोनेज हमें हासिल हुआ है, उसी की बदौलत आज हम इस मुकाम पर हैं। मैं इस बात की हमेशा उम्मीद करूंगा कि आपका स्नेह, प्यार, अफेक्शन, लॉयल्टी और पेट्रोनेज मुझे हमेशा इसी तरीके से बदस्तूर हमेशा मिलती रहे। बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने कहा कि काफ़ी टाइम से ट्रेड में रहने के बावजूद मैंने कई बार स्टूडेंट को ये देखा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में उतना वो प्रोफिशिएंट अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हैं जितना टेक्निकली हमें होना चाहिए। हमारे अपने प्रयास हमेशा रहेंगे कि हम आपको जो भी चैप्टर कराएं, उस चैप्टर को करने के बाद आपको हमेशा ये एहसास हो कि अब इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको हम टैकल करने में सक्षम हैं। तो इसी कोशिश के तहत इस चैप्टर को भी आपको कराया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद फिर एक चैप्टर आया है डेप्रिसिएशन, जो कि अगेन आपने इससे पहले के लेवल पे करा हुआ है। डेप्रिसिएशन, इजंट इट? डेप्रिसिएशन नाम का जो चैप्टर है, अच्छी बात यह है कि आपने करा तो है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि आपने जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इससे पहले करी हुई है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में जो रूल्स थे उसके हिसाब से करी है। अब प्रॉब्लम क्या है, आज के दिन
जब मैं आज के दिन बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं 3 जनवरी 2018 को बोल रहा हूं। बहुत से लोग जब ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं या कल ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो जनरली वो डेट्स कम यूज़ करते हैं, और हम बड़े फ़ख्र के साथ इस बात को ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि मैं 3 जनवरी 2018 को इस क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब हमारी अपनी तरफ से हमेशा कोशिश रहती है कि हम आपको अपडेटेड, लेटेस्ट, रिवाइज्ड और रिसर्च्ड लेक्चर्स प्रदान करें। ये रन ऑफ द मिल लेक्चर देने का काम हम लोगों का नहीं है, इसलिए आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। हालांकि इस पॉइंट पे मैं बाद में आऊँगा। अभी बात कर चल रही थी डेप्रिसिएशन की, तो मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन इससे पहले जो आप लोगों ने करा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में दी हुई गाइडलाइन के हिसाब से करा है, लेकिन अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज के दिन एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये ऑमिट हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है। अब आप डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 के हिसाब से करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 के हिसाब से करेंगे और AS6 के हिसाब से आप नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 अब डिलीट हो चुका है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10, जिसका कि पहले नाम अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट था, अब उसके नाम में भी तब्दीली हो गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 का टाइटल है अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इस स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन से संबंधित कुछ नई धाराएं हैं, कुछ नए प्रोविजंस हैं, कुछ नए रूल्स हैं। उन रूल्स के तहत अब हमें डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करनी होगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, तो जहाँ तक सवाल है, मैंने कहा आपके प्रैक्टिकल्स पोर्शंस का, तो उसमें जनरली ये वाले टॉपिक्स हम कवर करेंगे। फिर जैसा कि देखने में हमेशा आता है, कुछ आपके ऐसे टॉपिक्स भी हैं, अब जो प्रैक्टिकल पार्ट तो नहीं है, वो थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन हमारी हमेशा अपनी कोशिश रहेगी कि उसको भी हम पूरा उसी तरीके से करें जैसे हम नॉर्मली कोई भी चैप्टर करेंगे, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर हम थ्योरेटिकल पार्ट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आ गई? आप मेरे को 1 सेकंड का टाइम दें ताकि मैं ज़रा स्क्रीन में कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सेटल कर लूँ। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ आपका थ्योरेटिकल सेक्शन है, जैसे कि पहले मैं यहां लिख दूं थ्योरेटिकल सेक्शन। थ्योरेटिकल पार्ट में हम लेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। मैंने कहा कोई भी चीज़ बेटे इग्नोर नहीं करनी है। बस इस लेवल में, प्रोफेशनल लेवल में सफलता का राज एक ही है कि फुल डेडिकेशन के साथ हर चैप्टर को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको कंप्लीट करना है। करेक्ट? अकाउंटिंग कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, तो ये सब चीज़ें थ्योरी में आप इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा थ्योरी में आप कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पढ़ेंगे। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आप थ्योरी में ये भी कवर करेंगे। करेक्ट? उसके बाद एक चैप्टर है आपका
जो टेक्निकली प्रैक्टिकल कम थ्योरी दोनों ही है, जिसको हम बोलेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये चैप्टर भी आपने कई बार करा है, लेकिन अगेन जैसा बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ देखने में आया है, देखने में ये भी आया है कि बच्चे उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। तो उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि जितनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए प्रीवियस लेवल में, वो कई मरतबा कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाती है। लेकिन मैंने कहा आप निश्चिंत रहें, हम जब कोई भी चैप्टर करेंगे बिल्कुल स्क्रैचेस से स्टार्ट करेंगे, ज़मीनी सतह से स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? और फिर आप फाइनली क्या करेंगे, चलो मैं यही लिख देता हूं, फाइनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और जब मैं थ्योरेटिकल टॉपिक की बात कर रहा था, थ्योरेटिकल टॉपिक में अकाउंटिंग मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसके अलावा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। बेटी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, तो ये थ्योरेटिकल सेक्शन है 3, और बाकी आपका एक तरीके से प्रैक्टिकल पार्ट ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत से बच्चे इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, ये भी देखने में आया है। आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भरपूर और गहरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट? तो मैंने कहा था कि इस पर्टिकुलर सेशन में एक तो हम आपके कोर्स के कंटेंट के संबंध में कुछ बातचीत करेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। दूसरी, मैंने कहा था मैं आपसे बातचीत ये भी करूँगा, जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उसके संबंध में बच्चों को मैंने नोट करा है, क्योंकि अब हम ऑनलाइन से भी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो मैंने नोट करा है कि बच्चों के अंदर कुछ सवाल होते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ झिझक होती है, कुछ हिचक होती है। तो ऑनलाइन कोर्सेज के संबंध में क्या क्या क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं? ऑनलाइन कोर्स जब आप लेते हैं, सबसे पहले तो बच्चे के दिमाग में ये सवाल उठता है कि ये कोर्स की रिकॉर्डिंग कब हुई, किस टाइम पर हुई, किस वक्त पर हुई, क्या ये लेटेस्ट कोर्स है या नहीं है। अब बेटा मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना आप मुझ पर एटलीस्ट, अगर आपको लगता है कि मेरी बातों यकीन करने लायक हैं, तो आप मुझ पर कम से कम इतना यकीन रखें कि मैंने कहा परहैप्स वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन हु ऑलवेज अनलिशेस द डेट ऑन विच द रिकॉर्डिंग इज डन। जिस दिन हमने रिकॉर्डिंग करी है, हम उसकी डेट को भी अनलिश करते हैं, यानी कि रिलीज़ करते हैं। मैंने कहा 3 जनवरी 2018 को ये कोर्स की रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इसका मतलब आप मेरी बात पे एतबार करें, यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि आपको कम से कम इस प्रश्न के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति किसी भी तरह की, मैंने कहा, झिझक नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो भी कोर्स है वो लेटेस्ट है, अपडेटेड है, जो कि आपको मेरी बातचीत से पता चल भी गया होगा। और मैं आपको कह भी चुका हूँ कि 20-22 साल के एक्सपीरियंस के बाद और मार्केट में एक अच्छे मुकाम पर पहुँचने के बाद कम से कम आप इतना मेरी बात पे यकीन करेंगे। तो ऑनलाइन कोर्सेस में पहली जो हिचक होती है कई बच्चों के मन में, तो पहली हिचक तो यही है कि कोर्स कहीं आउटडेटेड तो नहीं है, क्या यह तमाम लेटेस्ट चीज़ों को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो पहले सवाल का जवाब तो मैंने आपको दिया कि ये एब्सोल्युटली लेटेस्ट है, अपडेटेड कोर्स है। लेटेस्ट है, अपडेटेड है, लेटेस्ट अपडेटेड, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। नंबर 1। दूसरा प्रश्न बच्चे के दिमाग में जो हमेशा आता है वो ये
कि फेस टू फेस क्लासेस पे तो हम टीचर से अपनी क्वेरी का समाधान कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज में क्वेरीज किस तरीके से हैंडल करी जाएंगी और क्या क्वेरीज का समाधान होगा या नहीं होगा। बेटे, सबसे पहले तो एक अच्छे टीचर की निशानी ये होती है कि चाहे वो फेस टू फेस क्लासेस ले, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस ले, एक अच्छे टीचर की हमेशा कोशिश ये रहेगी कि बच्चों के दिमाग में किसी भी पॉइंट को लेकर के किसी भी तरीके का संशय, डाउट ना रहे। यानी कि अगर हम आज अपनी फेस टू फेस क्लासेस भी लेते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई क्वेरीज बच्चा रेस करता है। चाहे हम 400 बच्चों का बैच लें, 500 बच्चों का बैच लें, ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि बच्चे क्वेरी रेस करते हैं। उसी एक्सपीरियंस को हमने ऑनलाइन में ढालने की कोशिश करी है, और ऑनलाइन में ये बात मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा, अगर आज की डेट में, अब कहना नहीं चाहिए खुद के हिसाब से, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ समझाने के लिए कई बार ये चीज़ें कहनी पड़ती हैं। आई एम ईजीली द लार्जेस्ट सेलिंग फैकल्टी एज फार एज ऑनलाइन कोर्सेज कंसर्न। तो ऑनलाइन कोर्सेज अगर आज हमारे सबसे ज़्यादा बिकते हैं, सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ट्रस्ट लेवल है। और ये ट्रस्ट लेवल तभी बनता है जब बच्चों को पूरा यकीन होता है कि जो टीचर ने बातें कही हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए नहीं कही हैं, उनका कहीं ना कहीं दिल से कंसर्न है। एक अच्छे टीचर की हमेशा ये भी कोशिश होती है कि जितना वो बच्चों से फ़ी के रूप में हासिल करे, उससे कहीं ज़्यादा उसके देने की कोशिश होती है। एक ईमानदार कोशिश होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक आपके दिमाग में ये सवाल है कि डाउट का निवारण कैसे होगा, वो कैसे क्लियर होंगे, तो पहले तो मैं कहूँगा कि डाउट के कोई चांस नहीं होंगे। एक तो जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली फुल्ली सॉल्व है। यानी कि अगर हम कोई क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं तो उसका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन आपके पास पहले से ही मौजूद है। नंबर 1, एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हम मान लेते हैं कि फिर भी उसके बाद आपके मन में कोई डाउट आता है, तो पूरी चैनल्स आपके सामने खुली हैं। किस तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे, जैसे ही कोर्स आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है। नंबर 1, जब आप साइट पे हमारी कोर्सेज देखेंगे, यानी कि जब आप लेक्चर्स को ओपन करेंगे, तो उसके अंदर भी कुछ डायरेक्शंस होंगी कि आप किस तरीके से डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप वहीं पर एक डाउट लिखेंगे अपना, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि विद इन 24 आवर्स के अंदर उस डाउट को हम क्लियर कर दें। हालांकि हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम 24 आवर्स में ना करके 48 आवर्स में करें, लेकिन वो बहुत रेयर में ही हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, हम इसको बड़े एतमाद के साथ कह सकते हैं कि डाउट के पहले तो कोई चांस नहीं है, और अगर बाई चांस कोई चांस होते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैंने कहा किसी भी चैनल से, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे मेल हो, और चाहे हमारी साइट, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है डाउट को क्लियर करने के लिए, आप कर सकते हैं। उसके अलावा हमने चैट फैसिलिटी रखी है, और उसके अलावा हमने लाइव सेशंस भी रखे हैं। करेक्ट? तो इससे भी आपको मदद मिलेगी। पहले तो मैंने कहा डाउट के कोई चांस नहीं है, और अगर डाउट होते भी हैं तो मैंने कहा उसके निवारण में कोई किसी तरीके की कसर यहाँ से नहीं छोड़ी जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्विफ्ट क्लियरिंग ऑफ डाउट, स्विफ्ट क्लियरिंग। तो आपके मन में कोई भी अगर डाउट होता है तो उसकी तेज रफ्तार से, स्विफ्ट का मतलब है तेजी से, हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बच्चे के मन में ऑनलाइन कोर्स लेते वक्त एक सवाल और उभरता है कि सर फेस टू फेस क्लासेस में तो टेस्ट फैसिलिटीज भी होती हैं, यहाँ क्या कुछ ऐसा सिस्टम है? बिल्कुल है। आप निश्चिंत रहिए कि टेस्ट, जब आपका कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक टेस्ट सीरीज आपको भेजी जाएगी। उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर करके आपने हमें मेल करना है, और हम बाय मेल उसको आपको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो टेस्ट सीरीज होगी, और बाद में एक रिहर्सल टेस्ट भी होगा जो आपको इक्विप करता है, एग्जामिनेशन के माहौल से परिचित करता है, और आपको एक पहले चांस देता है कि आप एग्जामिनेशन कंडीशंस में पहले पेपर ट्राई करके देखें कि कैसे आप उस पेपर को करेंगे। बच्चे के दिमाग में ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज करते वक्त कई बारी
कुछ दूसरे किस्म के क्वेश्चंस भी आते हैं। कई बच्चों को ये लगता है सर आपने डेप्रिसिएशन AS10 के हिसाब से कराया, मॉड्यूल में AS6 के हिसाब से ही गिवन है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले तो हम इस माध्यम से डिफरेंट बॉडीज से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो अपने मॉड्यूल्स को भी लेटेस्ट रखें, लेकिन आप निश्चिंत रहें, अगर आपके मॉड्यूल में AS6 भी दिया है तब भी आप AS10 के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन AS10 के ही हिसाब से आएगा। क्योंकि जो पेपर सेटर्स होते हैं वो भी एमिनेंट रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ होते हैं, उनको भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स का पता है और वो उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आपके फ्रेम अप करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ तक आपको किसी भी तरीके का डाउट होने की कोई संभावना नहीं है। अभी तक तो मैंने यही कहा कि आपके दिमाग में ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर के कुछ संशय होते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उन हिचक को, झिझक को मैं पूरी तरीके से फना कर सकूं। तो मेरे को उम्मीद है कि आपके बात अब समझ में आ गई होगी कि ऑनलाइन कोर्सेज में अगर एक सही जगह से और सही फैकल्टी से परचेज करे जाएं तो किसी भी हालत में किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है। एक और चीज़ मैंने आपसे कहनी थी, कई बार बच्चे ये सवाल भी करते हैं कि सर स्टडी मटेरियल क्या करें, स्टडी मटेरियल के बारे में भी कुछ बताओ। तो स्टडी मटेरियल के बारे में मैंने आपसे, जब मैं आपको कोर्स का कंटेंट लिखा रहा था तो मैंने उसमें एक बात कही थी। मैंने उसमें ये बात कही थी कि ब्रांच में 150 क्वेश्चन है, यानी कि जब आप हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में हो और हमारे उसमें ना हो, पहले तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और उसके अलावा भी हमारे स्टडी मटेरियल में आपके पास्ट में जितने भी पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब हमने उसमें समावेश करे हुए हैं। उसके अलावा दूसरी बॉडीज़ के भी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस हमने उसमें रखे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टडी मटेरियल जो हम आपको सप्लाई करेंगे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट एंड यू नीड नॉट रिक्वायर टू हंट फॉर एनी अदर मटेरियल। आपको किसी और मटेरियल की जरा सी भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक तो जो हम आपको मटेरियल देंगे प्लस वो तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक चीज़ आप जरूर करें। आप अपनी इंस्टीट्यूट की जो RTP होती है, जो आपके इंस्टीट्यूट की RTP है, RTP का मतलब है रिवीजन टेस्ट पेपर, ये आपको जरूर करने चाहिए। करेक्ट? जब भी आपका एग्जामिनेशन होता है उसके 1 या 1.5 महीने पहले इंस्टीट्यूट अपनी RTP वेबसाइट्स पर रिलीज करता है, तो उन वेबसाइट को आप एक्सेस करें और RTP वहाँ से डाउनलोड करने के बाद उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। RTP इज़ द बेस्ट व्हाट वी कॉल, यू कैन से एविडेंस ऑफ द स्टडीज विच यू डिड। अगर आपको लगता है कि RTP में दिए हुए आप सारे क्वेश्चन को करने लायक हैं, सक्षम हैं, तो इसका मतलब आपकी स्टडी आप बिल्कुल सही ट्रैक पर है। इसलिए मैंने कहा एक तो हमारा स्टडी मटेरियल और प्लस इंस्टीट्यूट्स RTP का मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर, एटलीस्ट 3 RTP आपने करनी है। अगर आप इतना करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना करते हैं, तो इट शुड सी यू क्रॉसिंग द फ्रंटियर्स। आई डोंट हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। समझ में आया? जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स करते हैं, कई बार बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उसका आंसर कई बार देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर हमारे 90 आ जाएंगे या ये आ जाएंगे। तो अब मैं बहुत बड़े क्लेम्स इस पर नहीं लेना चाहता। उसका सीधा सा कारण ये है कि कोई कितना ही बड़ा टीचर क्यों ना हो, जब तक वो आपकी एक्सपेक्टेशंस में नहीं आएगा तो उस टीचर की सारी क्रेडिटेबिलिटी बेकार है। तो इसलिए मैं इस बारे में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब आप स्टडी करें, स्टडी लेक्चर्स को देखें, देखने के बाद अपने फीडबैक हमें दें, तो हमें भी पता लगता है कि हमारे प्रयास कहाँ तक आपकी अपेक्षाओं पर आ रहे हैं। इस उम्मीद के साथ तो पहला जो ये लेक्चर होता है उसमें मैंने कहा नॉर्मल इंट्रोडक्टरी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से, वैसे तो ब्रांच अकाउंट से, इस कोर्स की शुरुआत करेंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जब भी मैं किसी कोर्स की शुरुआत करता हूं तो मैं हमेशा इस लाइन को कम से कम 2-3 बार दोहराता
कि इस कोर्स की शुरुआत तो हम कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ कि जब ये अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँचे, जब हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएं, तो आपको और हमको दोनों को लगना चाहिए कि ये सफ़र एक खूबसूरत रहा, एक खूबसूरत सफ़र रहा, एक सेटिस्फाइंग सफ़र रहा और इस सफ़र से आपने और हमने दोनों ने बहुत कुछ सीखा। तो इस उम्मीद के साथ कि ये सफ़र अपने मंजिल पर जाकर के आपको और हमें इस तरह की अनुभूति देगा, मैं इस पर्टिकुलर सेशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट सेशन में जब आपकी और मेरी मुलाकात होगी तो हम किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से उसकी स्टार्टिंग करेंगे। So it's a lovely good night from here in Delhi, because it is almost now night descending down here in Delhi. So with the hope that you and I shall meet again in the next session with our topic branch accounts. So till then, it's a lovely good night from here in Delhi.